आज मैं आपको एक बहुत ही अलग सलग और एक अजीब सी कत्ल की दास्तां बताने जा रहा हूँ। 29 साल की एक लड़की गायब हो जाती है। पुलिस पूछताछ करती है, सब जगह जांच पड़ताल करती है, पर उसका कहीं कोई पता नहीं चलता है और ना ही उस कातिल को पकड़ पाती है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है कि जब पुलिस के पास उस व्यक्ति का नाम है, पूरी जानकारी है और सब कुछ पता है, फिर भी उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। दरअसल ये कुछ कहानी जो है वो है ही ऐसी। जब आप भी इस कहानी के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो पुलिस के हाथ तो नहीं लगा, पर उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिली। कर्मा ने उसके कर्मों की सजा उसको दी और बोलते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और इस ऐसा काम था जिसका नतीजा यही होना था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, सब खैरियत से होंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। दिन था 11 फरवरी 2011 का। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर सब कुछ सामान चल रहा था। कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, कुछ ट्रेन में चढ़ रहे थे, कोई उतर रहे थे और कुछ अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी स्टेशन के बाहर एक काला बैग लावारिस हालत में मिलता है और उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और बैग को अपनी कस्टडी में ले लेती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचता है, उच्च आला अधिकारी पहुंचते हैं और बैग को खोला जाता है। तो बैग के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी निकलती है। अब उस लड़की की पहचान करने की पुलिस बहुत कोशिश करती है, पर पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, पुलिस के हाथ नाकामी लगती है। पुलिस के पास था तो सिर्फ एक क्लू कि उसकी कमर पर बना हुआ मोर पंख। उसने अपनी कमर पे एक मोर पंख का टैटू बनवा रखा था। बस पुलिस के पास यही लीड थी। पुलिस नोटिस जारी करती है, पेपर में एक सूचना निकलवाती है कि फला फला ऐसा बैग मिला, एक लड़की मिली है और किसी की भी बच्ची हो, बेटी हो, बहन हो तो हमसे संपर्क करें। पर पुलिस के पास अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया था। अब 13 दिन का समय बीत जाता है। पुलिस परिवार वालों का काफ़ी इंतज़ार करती है, पर कोई नहीं आता है। तो पुलिस उस लड़की का अंतिम संस्कार करने का मन बना लेती है और फैसला कर लेती है। पुलिस अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर चुकी थी, तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं इस लड़की का पिता हूँ। तब पहली बार पुलिस के सामने उस लड़की का नाम निकलकर सामने आता है। उस लड़की का नाम होता है नीतू सोलंकी, और यही मेरे केस का टाइटल है। अब पुलिस को लीड मिल चुकी थी, वो नीतू के परिवार से मिल लेती है, उससे जान पहचान वालों से संपर्क करना चालू करती है और सभी का बयान लेती है। अब सवाल ये था कि नीतू सोलंकी कौन थी, उस बैग के अंदर क्यों आई, कैसे उसके साथ ये वारदात हुई। इन सारे सवालों के मैं जवाब आपको इस कहानी में दूंगा, बने रहिए मेरे साथ। अब नीतू की बहन होती है अलका सोनी। पुलिस उससे बातचीत करती है तो पता चलता है कि नीतू लॉ ग्रेजुएट थी और तेज तर्राट थी। किसी लड़की की मजाल नहीं कि उसकी तरफ देख ले, अपने काम से काम रखना और अब सीधे आना और सीधे जाना। नीतू 2010 तक एक कॉल सेंटर में काम करती है। फिर वो अपने पिता से कहती है कि पापा, मुझे सिंगापुर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है कॉल सेंटर में, और मैं अब हमेशा हमेशा के लिए सिंगापुर शिफ्ट हो रही हूँ। जो व्यक्ति सिंगापुर में नौकरी करने के लिए गया, उसने अपने पिता से कहा कि मैं सिंगापुर शिफ्ट हो रही हूँ। वो उस काले बैग जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे पुलिस को मिला, वहां तक कैसे पहुंच गया। सिंगापुर जाने वाला व्यक्ति ना जाकर दिल्ली में ही था क्या? इन सारे सवालों के जवाब अभी पुलिस को जानने थे। पुलिस के पास कई सवाल थे कि किसने उसको मारा, क्यों मारा, सिंगापुर वो अगर चली गई थी तो फिर वो यहाँ कैसे आई। अब नीतू का परिवार भी हैरान था। उन्हें तो ये मालूम था कि उनकी बेटी सिंगापुर में है, इसलिए नीतू के परिवार ने पुलिस से संपर्क ही नहीं किया। पर कई दिन हो गए जब ना तो नीतू का कोई कॉल आया, ना कोई खबर आई, और ना ही जब वो फ़ोन लगा रहे थे ना ही नीतू से बात हो पा रही थी। तो फिर उन्होंने पेपर में खबर पढ़ी
और फिर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि उन्हें तो उस पुलिस की उस खबर पे यकीन ही नहीं था कि हमारी बेटी नीतू सोलंकी हो सकती है, क्योंकि उन्हें तो मालूम था कि हमारी बेटी नीतू सोलंकी जो सिंगापुर गई है काम करने के लिए, तो उन्होंने इस न्यूज़ पे ध्यान भी नहीं दिया। अब पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि नीतू कभी सिंगापुर गई ही नहीं थी। और फिर क्या नीतू ने अपने परिवार से झूठ बोला था कि मैं सिंगापुर जा रही हूँ? तो ऐसे कई सवाल थे जो पुलिस के पास थे और जिनका जवाब अभी ढूंढना बाकी था। असल में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि नीतू दिल्ली में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम निकल के सामने आता है, उसका नाम होता है राजू गहलोत। अब पुलिस का शक राजू गहलोत पर था। पुलिस अपने शक को जल्द से जल्द यकीन में बदलना चाहती थी, वो राजू गहलोत से पूछताछ करना चाहती थी। अब राजू गहलोत का एक रिलेटिव होता है नवीन। पुलिस ने नवीन से पूछताछ की तो पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, पर जब पुलिस ने अपने अंदाज में सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। तो उसने पुलिस को बताया कि राजू ने 11 फरवरी 2011 को सुबह लगभग 8 बजे मुझे फ़ोन किया था और उसने मुझसे कहा था कि मैंने नीतू का कत्ल कर दिया है, नवीन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नवीन डर गया, उसने राजू की मदद करने से साफ मना कर दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। फिर राजू ने ही उस शव को उस बैग में रखा और दिल्ली रेलवे स्टेशन ले गया। अब ये सवाल ये था कि राजू गहलोत कौन था, क्या करता था, उसने ऐसा क्यों किया और वो नीतू को कैसे जानता था। तो राजू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और टूरिज्म में मास्टर की थी और उसकी नौकरी लग गई थी। नीतू से उसकी जान पहचान हुई, नीतू के साथ वो रिलेशनशिप में अपने दिल्ली के किराए के घर में रहने लगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि किस्मत पे जो लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजू गहलोत तो नीतू सोलंकी का गोत्र एक ही था और भारत में ऐसी मान्यता है कि जब लड़का और लड़की का एक ही गोत्र होता है तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते, असल में वो गोत्र से भाई बहन हो जाते हैं। अब इस रिलेशन को बचाने के लिए दोनों को नौकरी छोड़नी पड़ी, दोनों बम्बई शिफ्ट हो गए और पैसे खत्म हो गए। अब वो 20 जनवरी 2011 को वापस दिल्ली आ गए। अब राजू के सामने किराए की भी दिक्कत थी, मकान मालिक को बुलाया, किराया का जो कमरा था उसका किराया भी देना था, सब कुछ करना था। अब वो दिल्ली वापस आ जाते हैं दोनों के दोनों। अब दोनों दिल्ली वापस आ गए, वापस रहने लगे, बेरोजगारी उनके ऊपर हावी होने लगी, किराया देना मुश्किल हो रहा था। तो राजू के पास कुछ भी नहीं बचा था। पर राजू गहलोत के जो पिता थे उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। नीतू राजू के पिता से कहती है कि तुम अपने पिता से प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों नहीं मांगते, अपना हिस्सा मांग लो, हम सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, छोटा सा घर खरीद लेंगे, व्यापार चालू कर लेंगे, जीवन अच्छा चलेगा। नीतू और राजू के बीच इसी बात को लेकर अक्सर तू मैं होती, लड़ाई झगड़ा होता, बहस होती और ये बहस होते होते हाथापाई पर आ गई। अब नीतू अपने घर पर फ़ोन कर देती है कि मैं जॉब मेरी सिंगापुर में लग गई है, मैं सिंगापुर जा रही हूँ ताकि परिवार उसको डिस्टर्ब ना करे, परिवार के संग उसका आना जाना ना हो, परिवार सब पर टूट जाए और राजू गहलोत के साथ दिल्ली में आराम से रह सके। अब राजू जो था इस बात को लेकर बहुत टेंशन में था क्योंकि नीतू हमेशा उससे लड़ा करती थी। तो नीतू ने एक दिन राजू की बहन को फ़ोन कर दिया और बोला कि आप लोग उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो, हम गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे हैं, आप उसे हिस्सा दे दोगे तो हमारा जीवन ठीक से कटेगा। अब 11 फरवरी से 2 दिन पहले नीतू ने राजू के पिता को भी फ़ोन किया और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा। तो राजू के पिता ने हिस्सा देने से साफ मना कर दिया कि मैं अपने बेटे को कोई हिस्सा नहीं दूंगा, वो मेरे लिए मर चुका है, दुनिया में नहीं है, उसे जो करना है वो करे, मेरे लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। ये बात राजू को पता चली कि नीतू ने मेरे पिता को फ़ोन किया था प्रॉपर्टी के लिए, तो राजू आग बबूला हो गया। वो घर पर आता है, नीतू से बहस करता है और ये बहस हाथापाई में बदल जाती है।
और बहस इतनी हाथापाई में बदल जाती है कि नीतू इस दुनिया से ही चली जाती है। अब राजू घबरा जाता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। वो शव को एक बैग में रखता है और टैक्सी किराए पर लेता है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन चला जाता है। वो सोचता है कि मैं ट्रेन में बैठूंगा, जहाँ सुनसान इलाका होगा इस बैग को फेंक दूंगा, पर भीड़ इतनी थी और कि बैग को उठाकर ट्रेन में रखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो बैग के पास कुछ देर खड़ा रहा और फोन आने का बहाना कर कर बात करके धीरे धीरे दूर जाने लगा और वहां से भाग गया। राजू को एक डर ये भी था कि यदि मैं स्टेशन के अंदर जाऊंगा तो बैग स्कैन होगा और स्कैन से मैं पकड़ा जाऊंगा। जब आप दिल्ली रेलवे स्टेशन या किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपका लगेज स्कैन होता है, तो राजू को ये भी डर था कि बैग स्कैन होगा, उसमें दिख जाएगा बॉडी है और मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो रेलवे स्टेशन से भाग गया। अब राजू अपने किराए के घर पर जाता है। मकान मालिक को समय होने से पहले ही किराया दे देता है ताकि वो नीतू के बारे में पूछे ना, और इसी बीच वो वहां से भाग जाता है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है। कई बार उसके गोवा में खबर होने की खबर मिलती है, कई बार मद्रास में खबर होने की खबर मिलती है और पुलिस उसके पीछे थी। राजू पुलिस से आगे भाग रहा था। पुलिस के हाथ अभी कुछ नहीं था। पुलिस राजू के परिवार पर नजर रखे हुए थी कि राजू कभी ना कभी अपने परिवार से टच करेगा। तभी राजू का एक पार्सल आता है, उसमें एक सिम होती है और एक लेटर होता है और वो अपने भाई से बोलता है कि सिम को किसी मोबाइल में डाल लो, तुम मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा, तुम्हें कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने सिम का पता किया तो वो सिम एक फर्जी पते पर फर्जी नाम पर निकली, क्योंकि राजू गहलोत बहुत ही शातिर था। अब पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। इसके बीच राजू चालाकी से मोबाइल और सिम बदलता रहा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागता रहा। पुलिस के टारगेट पर था और पुलिस ने उसके ऊपर लगभग 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया था कि जो राजू की खबर देगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अब राजू और पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहता है। पुलिस को लगने लगा था कि शायद हम राजू को अब कभी नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत लंबा समय हो चुका है और इस केस को ब्लाइंड केस की तरह फाइल बंद करके हमेशा हमेशा के लिए क्लोज अप करना पड़ेगा। अब रितेश कुमार इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं जिन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा समय बिताया था, सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। तो एक दिन उनके पास एक फ़ोन आता है, 25 जनवरी 2019 को एक फ़ोन आया और बोलते हैं कि जिसे आप खोज रहे हो वो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही रितेश कुमार को समझने में देर नहीं लगी कि जो खबर देने वाला व्यक्ति है वो राजू की खबर दे रहा है। रितेश कुमार अपनी टीम को लेते हैं और गुड़गांव के एक अस्पताल में पहुंचते हैं। जब वहाँ पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि राजू गहलोत इस दुनिया में नहीं था। पुलिस पहुंच तो गई पर राजू गहलोत इस दुनिया में नहीं था, आज भी पुलिस के हाथ खाली थे। अब सवाल यह आता है कि राजू गहलोत को पुलिस अब तक पकड़ क्यों नहीं पाई थी। राजू गहलोत के संग ऐसा क्या हुआ कि वो अस्पताल पहुंच गया। असल में जब राजू गहलोत नीतू सोलंकी के संग वारदात करके भागा था तो उसने अपना नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड, नकली मार्कशीट बना ली थी और वो गुड़गांव की एक फैक्ट्री में क्लर्क के रूप में काम करने लगा था। बड़ा मोबाइल रखता नहीं था, छोटा मोबाइल रखता था। सब लोग पूछते थे कि तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते, तो बोलता था कि मुझे मीडिया का शौक नहीं है, व्हाट्सएप का शौक नहीं है, फेसबुक का शौक नहीं है, मैं छोटा मोबाइल ही रखता हूँ। असल में वो छोटा मोबाइल इसलिए रखता था कि पुलिस उसे ट्रेस ना कर पाए और कुछ कुछ दिनों में मोबाइल बदल लेता। उसने अपना नाम, पहचान सब बदल ली थी और जब भी कोई फैक्ट्री में उसके परिवार के बारे में पूछता तो वो कहता कि माँ बाप खत्म हो चुके हैं, मैं अनाथ हूँ। इसलिए पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाई। पर एक दिन जब वो बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ और पता चला कि उसकी किडनियां फेल हो चुकी हैं, उसका अंतिम समय चल रहा है, तब उसने डॉक्टर को सारी बात बताई कि मेरा असली नाम राजू गहलोत है, ये मेरे परिवार का नंबर है, आप उनसे संपर्क करें, इस दुनिया में जाने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तब डॉक्टर को उसकी असलियत पता चली, तब डॉक्टर ने पुलिस को बताया, दिल्ली पुलिस तक खबर पहुंची और तब पुलिस उस तक वहां तक पहुंची। ये ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसने जुर्म किया और पुलिस
कई सालों तक उसे नहीं पकड़ पाई, और पकड़ भी पाई तो उस अवस्था में नहीं जिस अवस्था में उसे सजा दी जा सके, क्योंकि उसे सजा कानून ने नहीं कुदरत ने दी थी। कुदरत की ऐसी सजा मिली उसे जिसका भुगतान उसे हमेशा हमेशा के लिए सोकर चुकाना पड़ा। ये नीतू सोलंकी की दिल्ली की सच्ची वारदात थी, सच्ची घटना थी जो मैंने आपको बताई। और कभी कभी कर्मों का फल कानून अगर हमें ना भी दे पाए, हम कानून की गिरफ्त में ना भी आ पाए, तो कुदरत हमें देती है, जैसा कि राजू गहलोत को सजा मिली। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। कहानी को लाइक करें ताकि यूट्यूब इसे आगे तक पहुंचा सके। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।